हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 की प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप अपनी कक्षा 10 गणित की किताब की पेज संख्या 39 पर दी गई प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 1 के दूसरे भाग को देख रहे होंगे, जिसमें दिया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दूसरा भाग है जिसमें px बराबर x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 4x धन 5 और gx बराबर x की घात 2 धन 1 ऋण x दिया गया है। हम यहाँ पर भाज्य px को ऐसे ही जैसा कि प्रश्न में दिया गया है लिख लेते हैं। इसके बाद भाजक gx को लिख लेते हैं, परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि भाजक gx मानक रूप में नहीं है, अर्थात चर x की ना तो बढ़ती हुई घातों में है और ना ही घटती हुई घातों में है। तो हम इसे इन दोनों ही रूपों में से किसी एक रूप में लिख लेते हैं और यही दोनों रूपों में से कोई भी एक रूप दिए गए भाजक का मानक रूप होगा। बहुपद को मानक रूप में लिखना आपने कक्षा 9 में सीखा है। यहाँ पर हमने चर x की घटती हुई घातों के रूप में भाजक gx को लिखा है। आप देख रहे हैं भाजक gx बराबर x की घात 2 धन 1 ऋण x बराबर x की घात 2 ऋण x की घात 2 ऋण x धन 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर x की घात 2 ऋण x धन 1 ही भाजक gx का मानक रूप है। अब जब हम भाग करते हैं बीजगणित में, तो जैसे कि हम अंक गणित में भाग करते हैं, तो हम यह देखते हैं जैसे कि भाजक भाज्य में कितनी बार जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी हम यह देखेंगे कि भाजक gx का भाग भाज्य px में कितनी बार जाएगा। यहाँ पर यह पता अंक गणित में तो पता करने के लिए हम गुणा करके देख लेते हैं या पहाड़ा पढ़कर देख लेते हैं कि भाजक भाज्य में कितनी बार जाएगा। यहाँ पर हम यह जानने के लिए कि भाग कितनी बार जाएगा, हम सदैव यह देखते हैं कि भाज्य में चर x की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चर x की अधिकतम घात वाला पद x की घात 4 है और भाजक gx में चर x की अधिकतम घात वाला पद x की घात 2 है। इस तरह से इन दोनों अधिकतम घातों वाले पदों का हम भागफल ज्ञात करते हैं, जिसमें कि भाज्य px का जो अधिकतम घात वाला पद है उसे हम अंश में लिखते हैं, अर्थात वह भाज्य होता है, और भाजक gx का जो अधिकतम घात वाला पद है x की घात 2 वह भाजक के रूप में होगा, अर्थात हर में होगा। और इस प्रकार हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि भाजक gx का भाग भाज्य px में कितनी बार जाएगा। हमेशा हम यही करते जाते हैं और भाग करते जाते हैं, और जब शेषफल की घात भाजक की घात से कम प्राप्त होती है
तब हम भाग करना समाप्त कर देते हैं। अंक गणित में हम भाग करना ज़्यादातर तब समाप्त करते हैं जबकि भाजक, हम देख लेते हैं कि शेषफल भाजक से छोटा प्राप्त हो जाता है जब, तब हम अंक गणित में भाग करना समाप्त करते हैं। जबकि बीज गणित में व्यंजकों के भाग में या बहुपदों के भाग की क्रिया में हम भाग की क्रिया तब समाप्त करते हैं जबकि शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो जाती है। तो भाग, चूँकि हमें इस प्रश्न में भाग करने के बाद भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, इसलिए जैसा हम भाग करते रहे हैं हम उसी तरह से यहाँ पर भाग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, भाजक को यहाँ पर लिखा गया है और भाज्य को यहाँ लिखा गया है, और जो भागफल आएगा हम उसे ऊपर लिखे या यहाँ दाहिनी ओर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भागफल को ऊपर लिखा है। तो सबसे पहले जब हम भाग करना शुरू करेंगे तो हम यह ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो भाजक है उसकी घात 2 है। किसी भी बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि चर की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। यहाँ पर चर x है और चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात अर्थात इस भाजक की घात 2 है। यह हमें पता होना चाहिए। और अब अगर हम यह जानना चाहें कि भाजक का भाग भाज्य में कितनी बार जाएगा, तो सबसे पहले हम भाज्य का जो अधिकतम घात वाला पद है हम उसे लेंगे और उसे अंश में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर रफ में लिखा हुआ दिखाया गया है। ये रफ वर्क है इधर। और जो भाजक का अधिकतम घात वाला पद है अर्थात x की घात 2 है, उसे हम हर में लिखेंगे और इस प्रकार इसे सरल करेंगे। तो आप जानते हैं x भाग में जब आधार समान होते हैं तो चर की घातें घट जाती हैं, अंश की घात में से हर की घात घट जाती है। और यहाँ पर x की घात 4 ऋण 2 हो जाएगा और x की घात 2 हमें प्राप्त होगा। और इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि भाज्य में x की घात 2 बार यहाँ पर पहली बार में जाएगा। तो यहाँ पर हम भागफल की जगह पर x की घात 2 लिख देते हैं, आप देख रहे हैं। अब x गुणा वैसे ही करते हैं जैसे अंक गणित में करते हैं और बीज गणित में भी आपने जाना ही होगा। तो यहाँ पर x की घात 2 की गुणा x की घात 2 के साथ होगी तो x की घात 4 आएगा, धन का आएगा। आप जान रहे हैं यहाँ भी धन चिन्ह है, यहाँ भी धन चिन्ह है, x की घात 4 धन का आएगा। फिर x की घात 2 की गुणा ऋण x से होगी। जब ऋण x से होगी तो ऋण का x की घात 3 हमें प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ x की घात 2 है, x वाला पद है, x की घात 2 वाला पद है और अचर पद है। x की घात 3 वाला पद नहीं है, इसलिए हम उसे थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ऋण x की घात 3 जो आया उसे हमने यहाँ अलग लिख लिया, क्योंकि x की घात 3 वाला पद भाज्य में नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, x की घात 2 की गुणा 1 से करते हैं तो x की घात 2 आ जाता है, धन का आएगा। आप जान रहे हैं धन चिन्ह यहाँ है, धन चिन्ह यहाँ है, तो धन और धन की गुणा तो धन ही होगा, तो x की घात 2 आएगा। अब जब घटाते हैं तो आप जानते हैं चिन्ह उलट जाते हैं। यहाँ पर धन चिन्ह था तो ऋण चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी धन चिन्ह था तो ऋण चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर देखें यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो इस यहाँ धन चिन्ह हो जाएगा। अब घटाने पर हम देखते हैं कि x की घात 4 यहाँ ऋण का है, यहाँ धन का है, इसलिए ये कट जाएंगे और कुछ ये सरल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर यहाँ पर धन x की घात 3 वाला पद, चूँकि इसकी घात अधिक है, यहाँ पर इस पद में चर की घात अधिक है, इसलिए हम इसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं। तो धन x की घात 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि x की घात 2 और x की घात 2 वाले पद हैं, यानी सजातीय पद हैं, तो घट जाएंगे। तो ऋण 3x की घात 2 में से जब x की घात 2 घटेगा, घटना क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋण 3x की घात 2 है, यहाँ पर ऋण x की घात 2 है, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। जब समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो 3 और 1 यहाँ पर गुणांक जो है वो जुड़कर 4 हो जाएंगे, और इस प्रकार ऋण 4x की घात 2 आ जाएगा। और धन x की घात 3 तो यहाँ से आ गया था। अब इसके बाद जो बचे हुए पद हैं भाज्य में, वो भी आप यहाँ पर उतार सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उतार लिया है, ना आप चाहें तो ना भी उतारें, जिनकी ज़रूरत हो उन्हीं को उतारें।
और हमने यहाँ पे पूरे से सारे पदों को उतार लिया है, धन 4x धन 5। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे लिए ये भाज्य हो गया, यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये भाज्य हो गया। अब भाज्य का यहाँ पर अधिकतम घात वाला पद क्या है, x की घात 3, वो भी धन चिन्ह के साथ। चिन्ह के साथ ही हम यहाँ पर बीजगणित में पदों को लेते हैं, यह ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर भाजक में जो चर की अधिकतम घात वाला पद है वो x की घात 2 है, ये हमेशा x की घात 2 ही रहेगा भाजक में। यहाँ भाज्य बदलता जा रहा है, लेकिन भाजक तो हमारा एक ही है, इसलिए इसका अधिकतम घात वाला पद x की घात 2 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब x की घात 3 में देख रहे हैं आप, यहाँ पर x की घात 3 में हम भाग करेंगे x की घात 3 में भाग करेंगे, धन होना चाहिए यहाँ पर, x की घात 3 में जब हम भाग करेंगे, देख रहे हैं x की घात 3 और बटे x की घात 2, ये भाजक का x की घात 2 वाला पद है, जो अधिकतम चर की अधिकतम घात वाला पद है, वो यहाँ पर हर में रहेगा। और ये जो भाज्य है उसका अधिकतम घात वाला पद यहाँ पर रहेगा। और इसको हम जब सरल करेंगे तो हमारा x की घात में से x की घात में लिखेंगे 3 ऋण 2, क्योंकि अंश की घात 3 है और हर की घात 2 है, तो ये अंश की घात में से हर की घात घट जाएगी और इस प्रकार x आ जाएगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि दूसरी बार जब हम भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, तो x बार, धन x बार जाएगा। और जब धन x बार जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर वही चीज़ करेंगे जैसा आप भाग में करते हैं, x से हम गुणा करेंगे x की घात 2 में, तो ये x की घात 3 आएगा, धन का आएगा। और x और ऋण x में जब गुणा होगी तो ऋण का x स्क्वायर आएगा, x की घात 2 आएगा, ऋण का x घात 2। और x की गुणा जब x के साथ होगी तो धन x आएगा, ये आप जानते हैं। अब फिर एक बड़ी लाइन खींच लेते हैं और घटाने की क्रिया करते हैं। घटाने की क्रिया में आप जानते हैं चिन्ह उलट जाएंगे, यहाँ पर तो धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ये आप जानते होंगे। और इसके बाद अब देख रहे हैं यहाँ धन x की घात 3 है, यहाँ ऋण x की घात 3 है, ये कट सरल होकर के शून्य हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर ऋण 4x की घात 2 है और यहाँ पर धन x की घात 2 है। तो जब पद अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो संख्याएं उनके गुणांक घट जाते हैं। यहाँ पर ये सजातीय पद हैं, सजातीय पद ही जुड़ते घटते हैं, x की घात 2 यहाँ भी है, x की घात 2 यहाँ भी है, तो ये सजातीय पद हैं, घट जाएंगे। घटेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, वही 3 यहाँ लिखा गया है। चिन्ह बड़े का आएगा, 4 यहाँ पर बड़ा है इसलिए 4 का चिन्ह ऋण है, इसलिए यहाँ पर ऋण 3 आएगा और x की घात 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसी प्रकार 4x में से 1x घट जाएगा तो 3x आ जाएगा, धन का 3x आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर बड़ा है और उसका चिन्ह धन है, इसलिए यहाँ पर धन आएगा। और 5 हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि हमारा भाज्य जो हो जा रहा है वो ऋण 3x की घात 2 धन 3x धन 5 हो जा रहा है। और इसमें यहाँ पर हमें फिर चर की सबसे अधिक घात वाला पद लेना है, यानी ऋण 3x की घात 2 लेंगे और इसमें भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद से हम भाग करेंगे। तो ऋण 3x की घात 2, ऋण 3x की घात 2 में x की घात 2 से जब भाग करेंगे तो x की घात 2 आप काट सकते हैं और इस प्रकार हमें ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा। और जब ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा तब हम इस जान जाते हैं कि अब अंत में तीसरी बार जो भाग जाएगा वो ऋण 3 बार जाएगा। अब ऋण 3 बार जब भाग ले जाएंगे हम तो यहाँ पर ऋण 3 की गुणा x की घात 2 के साथ होगी, तो ऋण 3 जब x की घात 2 के साथ गुणा होगा तो ऋण 3x की घात 2 आएगा। और ऋण 3 ऋण x के साथ जब हम गुणा करेंगे, ऋण 3 की जब ऋण x के साथ गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा और धन का 3x हमें प्राप्त होगा, वो धन का 3x यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त आप ऋण 3 और धन 1 को जब गुणा करेंगे तो हमें ऋण 3 प्राप्त होगा। इसके बाद फिर घटाने की क्रिया करते हैं। घटाने की क्रिया में चिन्ह उलटते हैं, तो ऋण की जगह पर धन हो जाएगा, धन की जगह पर ऋण हो जाएगा और ऋण की जगह पर धन हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऋण 3x की घात 2 है, यहाँ धन 3x की घात 2 है,
ये सरल होकर के शून्य हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर धन का 3x है, यहाँ पर ऋण का 3x है, ये भी सरल हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पर भी शून्य आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ धन का 5 है, यहाँ धन का 3 है, तो ये दोनों जुड़कर 8 हो जाएंगे। और इस 8 को हम 8x की घात शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं x की घात शून्य का मान 1 होता है, और इस प्रकार हम इसे 8 गुणे 1 लिखेंगे और 8 ही वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम 8 को 8x की घात शून्य की तरह लिख सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये अचर पद है, यहाँ पर x की घात शून्य आ गई। अब x की घात हमें शेषफल जो 8 के रूप में प्राप्त हुआ उसकी घात हमें शून्य प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं कि भाजक की घात 2 है, तो इस प्रकार हमने देखा कि भाजक की घात से कम घात हमें शेषफल की प्राप्त हो गई है। और इस प्रकार हम यहाँ पर अब भाग की क्रिया को समाप्त कर देते हैं। इसके आगे हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, और यहीं पर भाग की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ व्यंजक आता है या बहुपद आता है, उस बहुपद को हम भागफल कहते हैं। और यहाँ पर जो अंत में जो बचता है बहुपद या व्यंजक, उसे हम शेषफल कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर भागफल हमें x की घात 2 धन x ऋण 3 के रूप में प्राप्त हुआ है। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि भागफल बराबर x की घात 2 धन x ऋण 3, और शेषफल यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 के रूप में प्राप्त हुआ था, इसीलिए यहाँ पर हमने शेषफल बराबर 8 लिखा है। और इस प्रकार जो हमें पहले प्रश्न के भाग 2 में करना था, अर्थात भागफल और शेषफल ज्ञात करना था, वह हमने ज्ञात कर लिया। किस प्रकार ज्ञात किया वह भी आपने देखा। अब इसमें यदि आपको कहीं कोई परेशानी होती तो आप पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रश्नावली 2.3 के शेष प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें हल करें, और जो कठिन प्रश्न हो आप हमसे अवश्य पूछें। और जो भी आप अपना कक्षा कार्य या गृह कार्य करते हैं उसकी फ़ोटो भी हमें अवश्य भेजें, जिससे मैं उन्हें चेक कर सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।